Good evening, everybody. Now, we shall continue our wave optics. मैंने जो मेरे पिछले आर्टिकल में कराया था, लास्ट आर्टिकल जो मैं कर रहा था, मैंने यह बताया था कि सिंगल स्लिट के सामने यदि दो स्लिट एसिमेट्रिकली भी रखी हुई हों तो फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रिंज पैटर्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटेंसिटी वेरिएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ब्राइट और डार्क इनकी पोजीशंस में फर्क पड़ सकता है. यदि S1 और S2 सेम फेज में हुआ है तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और S1 और S2 यदि अपोजिट फेज में हुए तो ब्राइट और डार्क अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे. यह मैंने लास्ट आर्टिकल कराया था. एग्जैक्टली इसी आर्टिकल पर अब मैं सबसे पहले एक प्रॉब्लम देता हूं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. हम इसे सॉल्व करते हैं और फिर आगे के कंसेप्ट और थ्योरी को समझेंगे. देखिए, दिस आर टू स्लिट्स, slit S1 and slit S2, and this is a screen and this is point of symmetry on the screen, and this is a plane parallel wave front incidented at an angle of theta. This is a plane parallel wave front having wavelength of lambda and it's incident at an angle of theta. Now, what do you mean by this plane parallel wave front? सबसे पहली बात, जब हमने वेव फ्रंट शब्द का इस्तेमाल कर लिया तो हमें कोहेरेंट बोलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वेव फ्रंट को कंसेप्चुअलाइज करते समय, वेव फ्रंट को डिफाइन करते समय हमने सबसे पहला ही पॉइंट यह लिखा था, वेव फ्रंट आर कंसेप्चुअलाइज्ड फॉर कोहेरेंट सोर्स ओनली. इसका मतलब वहां पर कोहेरेंट लाइट रेस है. और जब कोहेरेंट बोल दिया तो मोनोक्रोमैटिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई सा भी कोहेरेंट सोर्स हमेशा मोनोक्रोमैटिक तो होता ही है. दिस इज प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट. प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट का मतलब है वेव फ्रंट आर प्लेन पैरेलल टू ईच अदर. ये जो लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है, इस लाइट बीम के लिए हम कहेंगे वेव फ्रंट आर प्लेन पैरेलल टू ईच अदर. जो वेव फ्रंट है वह इस तरह के प्लेन है एंड दे आर द प्लेन पैरेलल टू ईच अदर. यह वेव फ्रंट होगी. हम अच्छी तरह से जानते हैं वेव फ्रंट आर इमेजिनरी प्लेन एंड दे आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपोगेशन. इस डायरेक्शन में यदि लाइट वेव प्रोपोगेट कर रही है तो इसके परपेंडिकुलर इस तरह से वेव फ्रंट होंगे और ये एक दूसरे के पैरेलल है. इसका मतलब इस लाइट वेव का इस पॉइंट पर फेस और इस लाइट वेव का इस पॉइंट पर फेस सेम है. द फेस ऑफ लाइट वेव एट दिस पॉइंट एंड द फेस ऑफ लाइट वेव एट दिस पॉइंट, दैट इज सेम, इक्वल. और इस तरह का प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट दोनों स्लिट S1 और S2 पर किसी थीटा एंगल पर इस तरह से इंसिडेंटेड है और वह थीटा एंगल मैंने वहां इंडिकेट कर रखा है. अब जो मेरा क्वेश्चन है, टेल मी द वैल्यूज ऑफ थीटा so that dark at O, tell me its minimum value. थीटा की वह वैल्यूज बताइए जिससे कि पॉइंट O पर डार्क बन जाए. पॉइंट O which is a point of symmetry. Point O
जो कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, जहां पर जनरली सेंट्रल ब्राइट बनता है। यदि S1 S2 सेम फेज में होते हैं तो जनरली पॉइंट O पर सेंट्रल ब्राइट बनता है। इस पॉइंट पर डार्क बने, सो दैट डार्क एट O, पॉइंट O पर डार्क के लिए इस थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए? दोनों स्लेट S1 और S2 के बीच में सेपरेशन स्मॉल d है। नाउ दिस इज माय प्रॉब्लम। और फिर आगे मैंने यह पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे कि पॉइंट O पर डार्क बने? हियर इन दिस प्रॉब्लम we come across the application of the last article। जो मैंने पिछला आर्टिकल समझाया है उसका एप्लीकेशन है। हम कहते हैं सबसे पहले कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। फॉर डार्क एट O, फॉर डार्क एट O, S1 and S2 must be in opposite phase। S1 and S2 must be in opposite phase। सबसे पहला यह कंसेप्ट। S1 और S2 अपोजिट फेज में कब होते हैं? जब उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। जब S1 और S2 के बीच में फेज डिफरेंस होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। या फिर हम कहते हैं S1 और S2 के बीच में पाथ डिफरेंस होता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। नाउ दिस इज द बेसिक कंसेप्ट दैट इज अप्लाइड इन दिस प्रॉब्लम। पॉइंट O पर डार्क मिलने के लिए पॉइंट O पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होएगा जब S1 और S2 अपोजिट फेज में हो। S1 S2 अपोजिट फेज में यदि होंगे तो उनके बीच में फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होएगा, पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। यह पाथ डिफरेंस आएगा कैसे, होगा कैसे? यह पाथ डिफरेंस की वजह अब मैं बताता हूं। यह पाथ डिफरेंस की वजह है कि वहां जो प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट है वो स्लिट पर नॉर्मली इंसिडेंट होने के बजाय किसी एंगल थीटा पर इंसिडेंट हो रहे हैं। उस सेटअप को ध्यान से देखिए। अब मैं S1 से इस पॉइंट से इस रे पर एक नॉर्मल ड्रॉप करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इस तरह से। यह मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया। अब मैं कहता हूं S1 at this point and this point, they are in same phase। यह बिल्कुल सेम फेज पर है बिकॉज इट्स अ वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट बना दिया इनफैक्ट मैंने, और ये सेम फेज में होंगे। इसका मतलब यहां से यहां तक S2 पर आने वाली वेव एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2। S1 और S2 के बीच में यह पाथ डिफरेंस है। अब ट्रिग्नोमेट्री से बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। यह एंगल थीटा होना चाहिए, और हम यह लिख सकते हैं डेल्टा x, this is perpendicular and D is hypotenuse, would be equal to sin theta। डेल्टा x अपॉन D is equal to sin theta। ये हमेशा ही एक्सप्रेशन होल्ड करेगा। नाउ फॉर डार्क एट O, पाथ डिफरेंस की जगह 2n-1 लैम्डा बाय 2 रख दो। तो साइन थीटा मस्ट बी, पाथ डिफरेंस की जगह 2n-1
lambda upon 2d. The values of theta would be sine inverse of 2n minus 1 lambda upon 2d. For this values of theta is sine inverse of 2n minus 1 lambda upon 2d. We put n equal to 1. This gives us the minimum value of theta, which is theta 1 is sine inverse of lambda by 2d. We put n is equal to 2. This gives us the second value of theta, which is sine inverse of 3 lambda by 2d. And in the similar manner, we may write n equal to 3. And this gives us the third value of theta, which is sine inverse of 5 lambda by 2d. For all these values of theta, we'll observe dark at point O. हाँ, मैंने कहा डार्क के लिए एन की वैल्यू 0 कभी होती ही नहीं है. जरा इसे में देखो थ्योरी में. नहीं, देखिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2d. अब इस जगह n की वैल्यू यदि आप 0 ले लोगे माइनस आएगा. साइन थीटा माइनस आने का सिंपल सा मतलब होगा कि यह जो वेव फ्रंट है ऐसे के बजाय ऐसे भी इंसिडेंट करा जा सकता है. उसका सिर्फ यही मतलब निकलेगा और कुछ भी नहीं. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? हमने ये जो डार्क के लिए कंडीशन लिखी है 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2d. इसके बाद हम कहते हैं n would take value from 1, 2, 3 and 4. It would take positive values, positive integral values. अब जो मैंने पिछला आर्टिकल समझाया था उसका सिर्फ एक एप्लीकेशन इस तरह के प्रॉब्लम पे. इनफैक्ट अभी जब आप प्रॉब्लम्स करोगे, पैकेज करोगे तो कई सारे सिचुएशन दिखेगी जहां आपको सोचना होगा कि पॉइंट ओ पर डार्क किस वजह से आएगा कि भाई S1 से लेकर O तक और S2 से लेकर O तक, यहां तक तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं आना है, कोई फेज डिफरेंस नहीं आना है, क्योंकि पॉइंट O पॉइंट ऑफ सिमेट्री है. तो पॉइंट O पर डार्क की वजह यही होगी कि S1 और S2 ही अपोजिट फेज में. वही हमने कहा कि फॉर डार्क एट O, क्योंकि पॉइंट ऑफ सिमेट्री है इसलिए S1 और S2 को अपोजिट फेज में होना चाहिए. और अपोजिट फेज की यह कंडीशन, अपोजिट फेज की यह जो कंडीशन लिखी है इसमें n की वैल्यू 0 नहीं ले पाएंगे हम. इसमें n की वैल्यू 1, 2, 3 या 4 होगी. फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन. पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2. इसमें भी n की वैल्यू अब 0 नहीं ले पाएंगे. n की वैल्यू 1, 2, 3 से ही चालू होगी. हाँ, यदि मैं इसको 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 लिख देता ना, इधर भी 2n प्लस 1 पाए, तो n की वैल्यू 0 ले सकता था. तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाती. 2n प्लस 1 पाए भी और मल्टीपल ऑफ 5 हुआ ना, इन दैट केस 0 ली जा सकती थी. अब हाँ जी, हाँ लिख सकते हैं, मगर मैं हमेशा 2n माइनस 1 लिखना इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि 2n माइनस 1 लिखने से मुझे वो जो स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप है ना, उसमें ऑर्डर ऑफ डार्क बताने में कोई परेशानी नहीं आती. जो मैं n की वैल्यू लिखता हूं वही डार्क का ऑर्डर हो जाता. मैंने n की वैल्यू 1 लिखी तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डार्क हुआ. n की वैल्यू 2 लिखी तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डार्क हुआ. इसलिए मैं हमेशा 2n माइनस 1 पाई ही लिखना पसंद करता हूं. क्या मेरी बात समझ आ रही है? मीन्स am I perfectly clear to you? हाँ,
मैं अगला आर्टिकल समझाता हूं। देखिए, this is a boundary separating the two medium. This is a rarer medium and this is a denser medium. The boundary separating the two medium, ऊपर की तरफ rarer medium है और नीचे denser medium है. Now, a light ray traveling in rarer medium hits denser medium and penetrates into it. Means a light ray is refracted from rarer to denser. Or इसका ठीक अपोजिट, a light ray traveling in denser medium penetrates into rarer medium. एक लाइट रे जो डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, दे पेनिट्रेट्स इनटू rarer medium. Means refraction takes place. During this refraction phenomena, there is no change in the phase of light. इस रिफ्रैक्शन फिनोमेना के दौरान लाइट का कोई फेज चेंज नहीं होता है, इसमें भी लाइट का कोई फेज चेंज नहीं होता है और इसमें भी लाइट का कोई फेज चेंज नहीं होता है. लाइट रे चाहे रेयरर से डेंसर मीडियम में पेनिट्रेट करे, चाहे लाइट रे डेंसर से रेयरर में पेनिट्रेट करे, लाइट का कोई फेज चेंज नहीं होगा. इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं. देखिए, मैं मैकेनिकल वेव के द्वारा समझाता हूं. यह रिजिड सपोर्ट और इससे बंधी हुई यह एक मोटी रस्सी और इससे बंधी हुई यह एक पतली रस्सी और इस पतली रस्सी में मैंने एक वेव पल्स डाल दिया और यह वेव पल्स ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन. मोटी रस्सी का मतलब है डेंसर मीडियम, पतली रस्सी का मतलब है रेयरर मीडियम. मैंने एक वेव पल्स पतली रस्सी में डाली, इस तरह से एक वेव पल्स डाला और मेरे द्वारा डाला गया वेव पल्स इस पतली रस्सी में ट्रेवल कर रहा है इस तरीके से. यह वेव पल्स आगे बढ़ रहा है, यह वेव पल्स और आगे बढ़ा, इस तरह से यह वेव पल्स रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रहा था. अब यह वेव पल्स इस मोटी और पतली रस्सी के जंक्शन पर आ जाता है और अब यह वेव पल्स इस पतली रस्सी से मोटी रस्सी में ट्रांसमिट हो रहा है और यह वेव पल्स अब मोटी रस्सी में आ चुका है और अब यह इस मोटी रस्सी में ही ट्रैवल कर रहा है. हम कहते हैं इधर जो वेव पल्स मैंने रेयरर मीडियम में डाला था वह वेव पल्स डेंसर मीडियम में
ट्रांसमिट हो गया। एक डिस्टर्बेंस जो पतली रस्सी में डाला था वो आगे बढ़ता गया, इस जंक्शन पर आया और पतली रस्सी से मोटी रस्सी में जाते समय उस वेव पल्स के फेज पर कोई फर्क नहीं आया। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इस पतली रस्सी में इधर बन रही थी, बिल्कुल उसी तरीके से मोटी रस्सी में बन गई और वो एनर्जी पल्स मोटी रस्सी में चला गया। हो सकता है इधर एम्पलीट्यूड थोड़ा कम जरूर हो जाए, मगर फेज में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो, देवा सम क्वेश्चन। हाँ हाँ, जब लाइट, हाँ हाँ, हाँ होती है ना, वही तो समझा रहा हूं। आप इधर देखो ना, ध्यान से सुनो, इधर सुनो, इधर ये पतली रस्सी है, पतली रस्सी में जो वेव पल्स की वेलोसिटी है वो कुछ और होगी और मोटी रस्सी में इस वेव पल्स की वेलोसिटी कुछ और होगी। तो जो वेव की वेलोसिटी है वो तो इस निश्चित पतली रस्सी में ज्यादा होगी और मोटी रस्सी में थोड़ी कम हो जाएगी। और ये भी बात बिल्कुल साफ है कि पतली रस्सी में एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मगर मोटी रस्सी में जाने के बाद वह एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो सकता है, इस तरह से। पक्की बात? अरे बोलो। अब मगर ये वेव पल्स जब पतली रस्सी से मोटी रस्सी में जा रहा है, ये डिस्टर्बेंस पल्स, तो ये रस्सी का हिस्सा जब ये ऊपर जा रहा है तो अपने साथ साथ से मोटी रस्सी से, चूंकि बंधा हुआ है, उसको अपने साथ साथ ऊपर ले जाएगा। तो वही का वही फेस में वेव पल्स पतली रस्सी से मोटी रस्सी में चला गया कि नहीं? तो फेस का वेलोसिटी से और वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब यह वेव पल्स पतली रस्सी से मोटी रस्सी में ट्रांसमिट हुई तो इसके फेस पर कोई फर्क नहीं आया। बिल्कुल इसी तरह से मैं कहता हूं, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर पेनिट्रेट करती है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फेज होता है उसमें कोई फर्क नहीं आता। इसी तरह से यदि मैं उल्टा काम करता, मैं इधर पतली रस्सी बांधता और वेव पल्स मोटी रस्सी में देता, इधर से पतली रस्सी बंधी हुई है और इधर मोटी रस्सी और इधर मैंने वेव पल्स दिया और यह वेव पल्स आगे ट्रेवल कर रहा है, डिस्टर्बेंस पल्स। यह इस तरह से डिस्टर्बेंस पल्स आगे बढ़ रहा है और अब यह डिस्टर्बेंस पल्स पतली रस्सी के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है और फिर इसके बाद यह पतली रस्सी में ट्रैवल कर रहा है। इस डिस्टर्बेंस पल्स में मोटी रस्सी से पतली रस्सी में जाते समय भी फेस में कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेंगी तब भी कोई फेज चेंज नहीं होगा। इन शॉर्ट, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फिनोमेना there is no change in phase. It may be from rarer to denser, it may be from denser to rarer. Refraction phenomena किसी भी तरह से हो उसका फेज चेंज नहीं होता है, लाइट का फेज चेंज नहीं होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। अब
एक और बात बताता हूं, यदि एक लाइट रे डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती हुई रेयरर मीडियम से टकरा के लौट जाए, एक लाइट रे डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती हुई यदि वह रेयरर मीडियम से टकराकर लौट जाए, तो इस लाइट रे का भी कोई फेज चेंज नहीं होता। डेंसर मीडियम में ट्रेवल करने वाली लाइट रे यदि रेयरर मीडियम से टकराकर लौट जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन यदि हो, तब भी कोई फेज चेंज नहीं होता। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना इज, यदि रेयरर मीडियम में ट्रेवल करने वाली लाइट रे डेंसर मीडियम से टकराकर लौट जाए, तो इसका फेज चेंज पाई से हो जाता है। सिर्फ इस सिचुएशन में पाई से फेज चेंज होता है यदि रेयरर मीडियम में ट्रेवल करने वाली लाइट रे डेंसर मीडियम से टकरा के लौट जाए, तो पाई से फेज चेंज हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं, इन दोनों ही फिनोमेना को समझाता हूं। देखिए, मैं एक और बार इस सिचुएशन को पहले बनाता हूं। इस जगह पर मैं रिजिड सपोर्ट दिखाऊंगा। यह पतली रस्सी और इस पतली रस्सी से बंधी हुई यह मोटी रस्सी, और मोटी रस्सी में यह एक वेव पल्स दिया गया और यह वेव पल्स आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अब ऑल्दो मैंने यह बात पहले भी बता रखी है कि किसी भी जगह पर प्योर रिफ्रैक्शन, सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं होता है। जब यह वेव पल्स आगे ट्रेवल करेगा तो इस जंक्शन पर पहुंचने के बाद लाइट एनर्जी का एक फ्रैक्शन तो पतली वाली रस्सी में ट्रेवल करने लगेगा और मैकेनिकल एनर्जी का एक फ्रैक्शन पतली वाली रस्सी में ट्रेवल करने लगेगा, और मैकेनिकल एनर्जी का एक फ्रैक्शन इस जंक्शन से पीछे लौटेगा। ये बिल्कुल वही बात है। अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट एनर्जी, अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड from this rope to this rope, while a fraction of energy would be returned back into this rope itself. और खास बात, जो वेव डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, रेयरर मीडियम से टकराकर लौटी है, वो उसी फेज में लौटी है जिस फेज में वो फॉरवर्ड ट्रेवल कर रही है। हम कहते हैं डेंसर मीडियम में ट्रेवल करने वाली लाइट वेव यदि रेयरर मीडियम से टकरा के लौट जाए तो उसका कोई फेज चेंज नहीं होता। अब मैं इस सिचुएशन को दिखाता हूं। यह रिजिड सपोर्ट और इस रस्सी में ट्रेवल करने वाली यह वेव, ये जो रिजिड सपोर्ट है इसे भी आप डेंसर मीडियम ही कहोगे, यह भी डेंसर मीडियम है। यह वेव जो रेयरर मीडियम मतलब कि रोप मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ये इस तरह से आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती हुई यह वेव, देखिए टेंडेंसी क्या है, हमने रस्सी के एक सिरे को
इस तरह से ऊपर डिस्टर्ब कराता है, इस तरह से एक वेव पल्स दिया था, और रस्सी में जो इस तरह से डिस्टर्बेंस करा, जो वेव पल्स दिया, वो वेव पल्स इस तरह से आगे बढ़ रहा है। पहले रस्सी का यह पार्ट डिस्टर्ब हुआ, फिर रस्सी का यह पार्ट, फिर रस्सी का यह पार्ट, ऐसे अगला अगला पार्टिकल इस तरह से डिस्टर्ब होता जा रहा है। अब रस्सी का यह पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, अल्टीमेटली रस्सी का यह पार्टिकल इस दीवार को, इस रिजिड सपोर्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ। ऐसे रस्सी का यह पार्टिकल दीवार को उठाने की कोशिश करेगा, मगर दीवार तो रिजिड है, वो तो उठेगी नहीं। रस्सी का पार्टिकल दीवार को उठाने की कोशिश कर रहा है। टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रस्सी का पार्टिकल दीवार को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, दीवार रस्सी को नीचे की तरफ पुश कर देगी, और अब यह वेव पल्स फिर वापस लौट कर ट्रेवल करने लगेगा। मगर जो वेव पल्स हमने दिया था वो ऊपर की तरफ दिया था, दीवार से टकरा कर लौटने वाला जो वेव पल्स है वह नीचे की तरफ होएगा। हमने एक बार वेव पल्स ऊपर की तरफ दिया, कुछ समय के तक वह वेव पल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, और जब वो लौट कर आएगा तो कुछ समय के बाद हमारा हाथ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक झटका नीचे खा जाएगा। जब यह वेव पल्स पीछे हमारे हाथ पर फिर वापस महसूस होएगा तब। इस तरीके से यह वेव पल्स रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती हुई डेंसर मीडियम से टकराई, और डेंसर मीडियम से टकरा के जब ये लौटी तो इसका फेस चेंज पाए से हो गया। डेंसर मीडियम में ट्रेवल करने वाली वेव जब रेयरर मीडियम से टकरा कर लौट जाती है तो उसका फेस चेंज पाए से हो जाता है। अब मैं कहता हूं इस मैकेनिकल एनालॉजी आप देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको यह आर्टिकल तो दिमाग में हमेशा के लिए बना ही लेना चाहिए। जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो आप इसे डायरेक्टली हमेशा अप्लाई कर सके। कहीं पर भी आपको दिख रहा है कि लाइट वेव डेंसर मीडियम से टकरा कर लौट रही है तो आप पाए से फेस चेंज करें, अन्यथा रिफ्रैक्शन के दौरान या रेयरर मीडियम से टकरा कर लौटने के दौरान कोई पाए से फेस चेंज ना करें। मैं एक प्रॉब्लम कराता हूं इसी समय, एक नया सेटअप भी बताऊंगा। वी कॉल इट लॉयड मिरर सेटअप। लॉयड मिरर सेटअप, इस सेटअप को ध्यान से देखेंगे। Layered mirror setup. This is a mirror. यह एक मिरर है। इस मिरर के ऊपर यह एक सिंगल स्लिट एस, यह एक लाइट सोर्स हैविंग वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, लेट अस से 4800 एंगस्ट्रॉम। इसके ऊपर यह एक स्क्रीन, यह पॉइंट O, और इस स्लिट की हाइट h, विच इज इक्वल टू 0.4 millimeter, and this distance is, let us say, 120 centimeter.
देखिए, this is light mirror setup. Here we have got single slit only. एक ही slit है. A monochromatic source having wavelength of 4800 Armstrong, some wavelength, some finite value. यह एक मिरर, इस मिरर के ऊपर यह एक सिंगल स्लिट और उसकी हाइट ऑफ दैट स्लिट इज 0.4 मिलीमीटर. इससे 120 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्क्रीन, और स्क्रीन पर यह कोई पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ y. अब सबसे पहली बात, कंसेप्चुअलाइज द इंटरफेरेंस. सबसे पहले यह सोचिए कि इस केस में इंटरफेरेंस होगा कैसे. हमेशा इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्स होना चाहिए, दो स्लिट्स होना चाहिए. इस जगह पर एक ही सोर्स है, मतलब एक ही स्लिट है. इस एक ही स्लिट के साथ इंटरफेरेंस होगा कैसे, किस तरह से? कंसेप्चुअलाइज इंटरफेरेंस. अब यदि इंटरफेरेंस कंसेप्चुअलाइज हो गया तो फिर फ्रिंज विड्थ बताइए. फ्रिंज विड्थ W मिलीमीटर्स में बताइए. स्लिट S की यदि इंटेंसिटी I0 है तो फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी बताइए, मिनिमम इंटेंसिटी बताइए. ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रॉम O मिलीमीटर्स में बताइए. डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रॉम O मिलीमीटर्स में बताइए. और मुझे बताइए कि यदि y इज इक्वल टू 4 टाइम्स फ्रिंज विड्थ होता है तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होती है, और यदि y इज इक्वल टू 4.5 टाइम्स फ्रिंज विड्थ होता है तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होती है. और इसी के साथ मुझे इधर एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी जरूर बताइए. और यह एंगुलर फ्रिंज विड्थ मिनट्स में बताइएगा, डिग्रीज में नहीं, मिनट्स में मुझको बताइएगा. इस पूरे सिचुएशन को प्रॉपरली सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए इन सभी सिचुएशन में आप क्या आंसर लिखेंगे. ध्यान से देखिए, ऑन टाइम. और इसको समझने समझाने के बाद फिर मैं अगला आर्टिकल समझाऊंगा.